physics and maths is not a subject. It is a game, or you can say it is a puzzle. पिछली बार हम लोगों ने रूबिक क्यूब का एग्जाम्पल लिया था और इस बार मैं आपको कैरम का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि फिजिक्स और मैथ्स किस तरह एक सब्जेक्ट नहीं, एक्चुअली इट इज अ गेम। जैसे हम फिजिक्स में कुछ लॉज, कुछ रूल्स जानते हैं और न जाने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसी तरह कैरम मैन को जब हम स्ट्राइक करते हैं और स्टार्ट होता है अपना गेम, तो कैरम मैन की न जाने कितनी पोजीशंस होती हैं, लेकिन इन पोजीशंस के इतने सारे पोजीशन को होते हुए भी हम इन कॉइन्स को पॉकेट करते हैं विद सम बेसिक रूल्स, बेसिक लॉज। जैसे आपका जब आप स्ट्राइकर से कॉइन को हिट कर रहे हो, आपका बॉडी बैलेंस होना चाहिए, फर्म ग्रिप होना चाहिए। फर्म ग्रिप का मतलब ग्रिप तो बहुत होती हैं, 2-3 तरीके की होती हैं, लेकिन आप जब हिट कर रहे होते हो कैरम मैन को, तो आपके थंब जो हैं हमेशा मूवमेंट में नहीं आना चाहिए व्हाइल यू स्ट्राइकिंग द कॉइन विद द स्ट्राइकर। और ऐसे बॉडी पोजीशन, आपका बॉडी का जो पोजीशन होना चाहिए स्ट्राइकर के मोशन के अलाउंग आपके चेस्ट होना चाहिए। इस तरह कुछ बेसिक रूल हैं और नंबर ऑफ पोजीशन जो रहती हैं कैरम मैन को आप पॉकेट कर लेते हो। इसी तरह हमारे फिजिक्स में है, न जाने क्वेश्चंस कितने होते हैं, लेकिन अब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व, कुछ बेसिक लॉज हैं हमारे फिजिक्स में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करते हुए उनको सॉल्व करते हैं, राइट। और इनको जैसे हम कैरम खेलते समय हम बहुत कॉन्सेंट्रेट होते हैं, ध्यान रहते हैं, तभी आपकी पॉकेट में कॉइन जा सकती हैं। अगर आपको कैरम इतना इजी लगता है, आप कोई भी कॉइन एक सेंटर पर रख के उसे पॉकेट करना, 10-12 पॉकेट करना और देखना कि कितनी बार वो पॉकेट होती है, राइट। आपको पता चल जाएगा कि कैरम कितना डिफिकल्ट गेम है। इट इज नॉट इजी एज यू थिंक, राइट गाइस। एनीवे हम इस कैरम पे बाद में बातें करेंगे, लेकिन पोजीशंस कैरम मैन्स की कितनी होती हैं, लेकिन उनको हम पॉकेट करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स जैसे कि हमने बताया उसको फॉलो करते हैं। उसी तरह हमारे फिजिक्स में भी है, राइट। और इन गेम हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो, आपको प्रॉपर कूल माइंड होके आपको इनको स्टडी करना होता है, समझना होता है रूल्स, लॉज। कोई हड़बड़ी, अगर आप बहुत ही जल्दी में हो तो जल्दी में ना आप गेम सीख सकते हो, ना आप फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, राइट। जल्दी तो कोई चीज है नहीं, धीरे धीरे किसी गेम पे हम कमांड हासिल करते हैं। उसी तरह फिजिक्स और मैथ्स में भी हम धीरे धीरे उस सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट नहीं कहते एक्चुअली, इसे गेम कहते हैं, इस पे हम कमांड हासिल करते हैं, राइट गाइस। तो हम लोग अभी देख रहे हैं नीट 2023 में आए हुए क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, विजुलाइज भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ मोस्ट और जो प्रोबेबल क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है उन पे बेस क्या पूछे गए हैं और ये पूछे जाएंगे, उनकी भी एनालिसिस, उनकी भी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि उस चैप्टर का आपका की कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राइट। इसीलिए ये जो सोल्यूशन है ये टाइम ले रहा है। जैसे मैंने इस वीडियो में हार्डली 13 to 14 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, लेकिन इट टुक अराउंड 1 hour। लेकिन जब आप इस सॉल्यूशंस को देखोगे तो आप उन चैप्टर्स के की पॉइंट्स को भी समझोगे जिस पे वो चैप्टर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, और जब आप उस की कॉन्सेप्ट को समझोगे तो वो चैप्टर आपके लिए आसान है, राइट गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेकेंड पार्ट, नीट 2023 का सॉल्यूशन। A vehicle travels half the distance with the speed v and remaining distance with the speed 2v. Its average speed is। ये भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ये व्हीकल है, ये हाफ डिस्टेंस विद v से कर रही है और हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी 2v से कर रही है। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे इक्वल डिस्टेंस है तो हार्मोनिक मीन होता है वेलोसिटी का, टाइम अगर इक्वल होता है तो अरिथमेटिक मीन होता है। याद करना नहीं है, अगर आप याद है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है।
फिलहाल पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर देखें ये क्वेश्चन और किस तरह से पूछा गया है या पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, राइट गाइस। तो स्पीड पूछ रहा है, वेलोसिटी भी नहीं पूछा है, ध्यान देना है। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, स्पीड यहाँ स्केलर है। एनीवे बिकॉज स्ट्रेट लाइन में है और एक ही डायरेक्शन में हमारा व्हीकल मूव कर रहा है, इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम वी एवरेज जो हम लोग स्पीड है वो हम लोग को पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल। हाफ ऑफ डिस्टेंस है तो एस और एस ले लेते हैं, हाफ डिस्टेंस तो एस प्लस एस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस व्हीकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी v से ये डिस्टेंस s ले लिया हमने और ये डिस्टेंस s ले लिया अनदर हाफ। यहाँ पे टाइम अगर t1 है तो ये वेलोसिटी v से जा रही है, ये 2v से जा रही है, तो ऑब्वियस है ये टाइम यहाँ पे टोटल टाइम होता है यहाँ पे, दैट इज ये हो जाएगा s बाई v और ये हो जाएगा s बाई 2v, राइट। और इससे आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2s अपॉन s अपॉन v प्लस s अपॉन 2v, एस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा हमारा 4s सब जगह से कैंसिल, 2 एलसीएम हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 1 3 और ये हो जाएगा v, राइट गाइस। सिंपल क्वेश्चन था। पहले आंसर हम लोग देख लेते हैं। यस गाइस, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा सकता है। आप मुझे कमेंट में करके बताना कि अगर ये जो व्हीकल है हमारी वापस हाफ डिस्टेंस यानी बीच में जो अब आती है यहाँ पे विद वेलोसिटी सेम वेलोसिटी 2v से रिटर्न होती है यहाँ तक आने में यानी बीच में यहाँ तक आने में, तब आप इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आप मुझे कमेंट में बताना। इसी तरह बहुत ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ये टर्न हो जाती, सपोज कर लो ये हो गया हमारा, ये ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन में और इस तरफ नॉर्थ हो गया, ये यहाँ से लेफ्ट टर्न होती है, सेम डिस्टेंस s विद वेलोसिटी v, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, राइट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वेलोसिटी अगर यहाँ पे पूछता तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, राइट। अगर ये राइट टर्न लेफ्ट टर्न हो जाती है यानी नॉर्थ की तरफ हो जाती है तो अब आप वहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। एनीवे आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा था अब की 2023 में नीट में, और ये जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैनामेटिक्स तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वहां पे जानते हैं, राइट गाइस। एक्सेलरेशन क्या होता है वहां पे जो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो वहां पे ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन यानी हम बार बार करें, ये बहुत ही बेसिक है, राइट गाइस। फिलहाल आप आंसर देना। अगर ये वापस यहाँ पे 2v वेलोसिटी से आती है तो आप टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये यहाँ से लेफ्ट टर्न हो जाती है 90 डिग्री में, सेम डिस्टेंस s विद वेलोसिटी v से चलती है, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। थोड़ा सा इस तरह कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्वेश्चन, और इसी तरह आपके कॉम्प्लिकेट किए जा सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम निकालना है, डिवाइड करना है, यू विल गेट द आंसर। आई होप आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। हम इसे मिटाते हैं और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The ratio of radius of gyration of solid sphere of a mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of a thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is। यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है, राइट गाइस। तो
अगर हम बात करें, सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है। तो पहले ये पूछा द रेशियो ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू, यानी सॉलिड को पहले है और हॉलो को बाद में है। तो अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है सॉलिड का, सॉलिड आपका सपोज कर लो ये आपका ये हमारा सॉलिड हो गया, ये वाला देखो आप, दिस इज सॉलिड, ये सॉलिड है और ये हमारा क्या है, हॉलो है, राइट। अब सबसे पहले आपको कंफ्यूजन हो जाता है जब आप पढ़ रहे होते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का 2/5 है या हॉलो का 2/5 है। इस तरह की आपकी कंफ्यूजन हो जाते हैं, एक का 2/5 है, एक का 2/3 है तो mr²। लेकिन कंफ्यूजन जब आपको क्रिएट हो जाता है तब आपको वहां पे लॉजिक क्रिएट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि कोई भी पार्टिकल अगर एक्सिस से r डिस्टेंस होता है तो mr² होता है, राइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब ये बिकॉज ये जो स्फीयर है ये हमारा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, तो अब आप देखोगे कि अगर हम सॉलिड की बात करें, सेम मास है ना, आप देखो सॉलिड की मास करें, इसमें मास m जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ। इवन इनका कुछ मासेस ऐसे हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। अगर आप उसकी बात करें, आई की जनरल बातें करें, तो हम लिखते हैं ना mr² लिखते थे ना, कोई भी पार्टिकल ये एक्सिस के अराउंड है, ये मास m है और ये डिस्टेंस r है, तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²। मींस r देखो यहाँ पे टोटल मास जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका, और यहां पे आप अगर देखो हॉलो में, आप देखो हॉलो के केस में देखो आप, यहां पे क्या है कि पूरा मास कैपिटल R डिस्टेंस पे हम सपोज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। सबसे पहले ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लॉजिक, जब भी आप फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो लॉजिक सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, इट्स ओके। बट अगर हम लॉजिकली इस फॉर्मूला को याद करते हैं पेशेंस के साथ, रटना नहीं है, उसको फिगर को देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है और उसके अकॉर्डिंग कुछ लॉजिक अपने आप में क्रिएट करना है उसको याद करने के लिए, तभी आपको फॉर्मूले याद होते हैं और फिर आप कॉन्फिडेंट भी फील करते हो, फिर आप क्वेश्चन को बेझिझक सॉल्व करते हो, राइट गाइस। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, ये मास, पूरा मास r डिस्टेंस पे है हॉलो में, तो ऑब्वियस है कि हॉलो का, बिकॉज मास और r का प्रोडक्ट देखो ज्यादा होगा ना, r तो मैक्सिमम हो गया और मास तो चलो सब कांस्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अब सभी मास कैपिटल R डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियस है हॉलो का क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो सॉलिड स्फीयर है विद सेम मास एंड रेडियस, वो क्या होगा, कम होगा, राइट। तो अब हम अगर इसका फॉर्मूला सॉलिड का लिखें, क्योंकि सॉलिड का पहले पूछ रहा है, तो IS लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे हम, 2/5, राइट, mr² लिख देंगे। और हॉलो का लिखेंगे 2/3 mr², राइट, ये हम लिख देंगे, ठीक है। 2/5.4 और 2/3.6, ऑब्वियस हॉलो का यहाँ पे ज्यादा हो गया। कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक विद इन सेकेंड आपको ये सब चीज थॉट आना चाहिए एग्जाम के तो आप प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा। लॉजिक के साथ आपने फॉर्मूला याद किया है तो ऑब्वियस है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और कॉन्फिडेंटली आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, राइट गाइस। तो ये हमारा हो गया, लेकिन यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछ रहा है ना। सॉलिड पहले है और हॉलो बाद में है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, इसको mk² लिख देते थे अगर याद करो वहां पे, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, mk² लिख देंगे, k किसका, सॉलिड का लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं k हॉलो का स्क्वायर, राइट। अब आप रेशियो निकालेंगे, ks बाई सॉलिड है ना, तो अब सिंपल है, ks बाई kh करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा और रूट अलग आ जाएगा, राइट। तो 3/5 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर है, पर यहाँ पे ये आंसर नहीं दिया है तो हो सकता है रूट लगाना भूल गया हो,
तो एक तरह से एक एरर है इस क्वेश्चन में, लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। आपको इतना कैलकुलेशन जो किया, आप सिंपली आप देखते, रेडियस ऑफ गायरेशन आपने निकाला है, आपको पता है कि हॉलो का ज्यादा होता है और क्या कहते हैं सॉलिड का कम होता है, और सॉलिड टू हॉलो पूछ रहा है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके माइंड में आना चाहिए, 2/5 2/3। तो ऑब्वियस है सॉलिड का कम होगा, हॉलो का ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम और ज्यादा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन भी कम ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस डायरेक्टली आप 4 पे यहाँ पे आप कर सकते थे। यहाँ भी आप सोच सकते थे 2/5, क्योंकि यहाँ भी है, लेकिन 2 और 5 आपको पता है ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये कट गया, तो एक ही तो बचा आपका 4। बिना कैलकुलेशन के भी ये लॉजिक लगा के आप आगे बढ़ सकते थे। ठीक है एरर है, लेकिन कम ज्यादा तो ठीक है ना, उस पर हम लगा के आगे बढ़ सकते थे। एनीवे, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये भी हार्डली 10 सेकेंड लेता अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होती। मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट, यस राइट, ये यहाँ पे ये टिक किया होता, लेकिन ये आपको बोनस मिलेगा। आप अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको ये बोनस मार्क है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर गलत है। ये हमारा नेक्स्ट है, दैट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड at an angle of 30 degree with an electric field of intensity this much. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of the charge on dipole if the dipole length is 2 centimeter. तो ये भी सपोज ये हमारा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमारा ये डायपोल रखा हुआ है। अब डायपोल ये भी बेसिक क्वेश्चन है हमारे 12th का, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं और वहां पे चार्ज पे फोर्स लगता है, फिर एक एप्लीकेशन आता है डायपोल। डायपोल की डायरेक्शन क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव टू पॉजिटिव, और केमिस्ट्री में हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, राइट। लेकिन फिजिक्स में हम डायपोल की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, राइट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पे डायपोल पे हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क बेसिक आपने पढ़ा ही है, दैट इज टॉर्क जो फॉर्मूला है वो बेसिक है, दैट इज PE साइन थीटा। ऑब्वियस है ये एंगल यहाँ पे दे रखा है, दैट इज 30 डिग्री। इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे हमारा टॉर्क पूछ रहा है। एक्चुअली अगर आप इसे देखें तो टॉर्क जैसे ही लगेगा इस पे, देखो ये आपका टॉर्क लगना जैसे ही लगा, एक रोटेशन चालू हुआ। अब जब ये नीचे आ गया तो ये फिर ये ऊपर जाएगा, दैट इज द मोशन होगा इसका, और ये क्या करेगा, एक तरीके से ऑसिलेट करेगा ये, ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड इस तरह, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पे ये टॉर्क गिवन है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक प्लेस्ड एट 30 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट एक्सपीरियंस टॉर्क कितना दे रखा है, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, इतनी। तो ऑब्वियस है यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, ई दे रखा, टॉर्क दे रखा, पी नहीं गिवन है, तो हम पी निकाल लेते हैं, दैट इज पी इज इक्वल टू लिखते हैं टॉर्क अपॉन ई साइन थीटा, राइट। सिंपल है ये, थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ टाइम लग सकता है, दैट इज 4 न्यूटन। सबका सिर्फ सेंटीमीटर है, वो हमारा एमकेएस में नहीं है, बाकी हर चीज न्यूटन मीटर है, न्यूटन पर कूलम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज 2 × 10⁻⁴ ये 5 है आपकी, और साइन 30 हाफ होता है, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 4 × 10⁻⁵ ये आपका क्या आ गया, डायपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया, राइट। तो अब हम इससे और ये पता है दैट इज 2AQ आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पूरी लेंथ ही दे रखी है, यानी 2A की वैल्यू दे रखी है, 2AQ होता है ना हमारा भी, राइट। 2A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर को -2 लिख देते हैं। Q और P की वैल्यू आप निकाल ही रखे हैं, दैट इज -5, ये हो जाएगा 2 2 4, और ये Q की वैल्यू हो जाएगी 10, ये हो जाएगी 2 × 10⁻³ कूलम, और इसको आप लिख सकते हैं 2 मिली कूलम, राइट। ये भी सिंपल था, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। तो
अब तक जितने हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा, जितने क्वेश्चन थे हार्डली 10 to 20 सेकेंड में आप आराम से कर सकते थे क्वेश्चन को। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन, अभी हम लोग ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो भी 10 to 20 सेकेंड में, और बहुत ही बेसिक से स्टिक क्वेश्चन हैं। कोई हाई फाई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं आंसर, 2 मिलीकुलम आया है, तो यस राइट, ये भी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये बेसिक चीजें हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ी थी, यहाँ पढ़ा था। और टॉर्क है, दैट इज पी साइन थीटा। अब यहाँ पे ये टॉर्क देखो डिपेंड कर रहा है किस पे, थीटा भी कर रहा है। जैसे जैसे ये एंगल चेंज होगा, इसको हम फिर से देखते हैं, दैट इज फिर लाते हैं। देखो जैसे जैसे एंगल चेंज होगा टॉर्क की वैल्यू भी चेंज होगी। और जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो वर्क डन निकालना पड़ता है ना, तो हम इंडिकेशन अप्लाई करते हैं। आपको अगर रिमाइंड हो तो बेसिक चीजें हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए। देखो टॉर्क की वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द एंगल। ये घूम जो रहा है, जैसे जैसे एंगल ये घूमेगा टॉर्क की वैल्यू साइन थीटा कम होता जाएगा, तो टॉर्क भी कम होता जाएगा। राइट गाइज, दैट इज द मतलब जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ें, जो चीज देखें, उसे पूरा एनालिसिस से साथ आप देखें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज। ये भी थोड़ा सा इसमें आपको सोचना था। अब ये देखो नॉर्थ वेस्ट साउथ है, ये फुटबॉल सपोज कर लो, प्लेयर छोड़ दो, फुटबॉल चल रही है ना, फुटबॉल को मान लेते हैं। अगर ये फुटबॉल देखो यहां से गई और यहां टर्न हुई, ये गई और ये टर्न हुई, यही तो पोजीशन है, सडनली टर्न्स टुवर्ड्स ईस्टवर्ड। तो इसकी वेलोसिटी थोड़ा सोचना था, कोई खास नहीं सोचना था, सिंपल लॉजिक है। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, सेम स्पीड है ना यहाँ पे, तो वी ये स्पीड हो गई इनिशियल और ये हो गई फाइनल, यही तो हो गई। अगर ये टर्न हो रहा है 100%, इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा और एक एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। तो आप एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही हमारा क्या फोर्स देगी, और उस वही फोर्स इसको इधर टर्न करा, यही तो पूछ रहा है। तो फोर्स दैट एक्ट, अब ये देखो v इधर है, तो आपने पढ़ा ना v फाइनल, तो ये v फाइनल इधर लिया और v इनिशियल ये माइनस सेम कर दिया हमने, ऊपर की डायरेक्शन में है ना, सेम है वेलोसिटी, तो ये 20 से जाएगी, ऑब्वियस है। एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो यही होगी ना, चेंज इन वेलोसिटी निकाला, दैट इज v इनिशियल। ये इनिशियल था, 2 मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, तो ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो ऑब्वियस है सेम एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, तो इधर ही फोर्स लगा होगा इस डायरेक्शन में। तो ये फोर्स क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट ही तो हुआ ना, इसमें सोचना क्या था। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, न्यूटन्स थर्ड लॉ जैसे हमने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, 3 जो लॉ है, अगर ये टर्न हुआ है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हुआ होगा, जब भी तो ये बॉल टर्न हुई या प्लेयर उस डायरेक्शन में टर्न हुआ। टर्न होते ही एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकाली तो हमें पता चल गया कि उसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा। ठीक है, और यहाँ देखो v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो इसको रिवर्स कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, और चेंज इन डायरेक्शन निकाल लिया, और दोनों इक्वल है, एट ए 90 डिग्री है, दोनों इक्वल है, इसलिए 20 से जाएगा तो ये 45 डिग्री। अगर और एनालिसिस करने जाओ फिर आपको पता है 2v साइन थीटा बाई 2 होता है, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का उनके बीच एंगल थीटा, ये और चीज हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक था। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स आया हो तो एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन निकालना तो वेलोसिटी के चेंज निकालने, वेलोसिटी के चेंज आपको सिंपल फाइनल माइनस इनिशियल, आपने एक फिगर ड्रॉ किया, आपने तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, अगर ये थॉट है तो आप देखिए आंसर देखते हैं। ये भी आसानी क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा सा ट्विस्टेड था, मे बी आप कंफ्यूज। अगर लॉजिक आप इसमें अप्लाई करो तो ऑब्वियस अगर इधर टर्न हो तो ईस्ट तो आने आना है ना, ईस्ट तो आने आना होगा, तो ईस्ट ऑप्शन देख लो आप कहाँ पे, ईस्ट यहाँ पे भी है और ईस्ट यहाँ भी है। तो ईस्ट सिर्फ अगर ईस्ट में लगा होता तो इधर टर्न ही नहीं होता ना, तो इधर तो मोशन पहले से इधर में है, तो इसको भी रोकने के लिए कुछ होना चाहिए ना नॉर्थ में, तो नॉर्थ ईस्ट तो एक ही आंसर था। मतलब अगर लॉजिक से भी देखते इधर की ओर तो फोर्स तो लगेगा, पक्का ईस्ट में तो लगेगा, लेकिन इधर की ओर भी तो आ रहा है, तो इसको एक तो रोक के तभी तो इधर लगेगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स एक लगना चाहिए, लॉजिक है।
लेकिन लॉजिक अगर आपका काम चल जाए तो ठीक है, लेकिन आपका ये कैलकुलेशन तो इजी था ना। चेंज इन वेलोसिटी विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल लिया तो वही तो उसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा। ये निकाला और ये निकाला तो नॉर्थ ईस्ट है। आपने आंसर दिया। आंसर देखते हैं। यस, इट इज राइट। राइट, तो अब इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। A bullet is fired from a gun at a speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is, ये सब दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है, साइन की वैल्यू दे रखी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखो ये हमारा बॉल है, ये 30 डिग्री पे आपने इसे फेंका तो यही हाइट तो निकालनी है, ये वाली पूरी जो है यही हाइट तो मैक्सिमम है। और प्रोजेक्टाइल में हम लोग ने तो पढ़ा ही ना, वर्टिकल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय वर्टिकल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये भी सिंपल है। अगर यहाँ से अगर इसे फिर से हम देखें, ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आप ले लो, ये यहाँ से गया ना, तो ये दे रखा ना, ये 30 डिग्री है और ये वर्टिकल इसकी वेलोसिटी दे रखी 280। तो इस तरफ कितना आ जाएगा, वर्टिकल आपका 280 साइन 30, तो ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 280 cos 30, तो ये फिर 140√3 आ जाएगा। यही तो वेलोसिटी ब्रेक कर ली। अब हाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट दैट इज कवर्ड बाय दिस। और ये हम लोग तो पढ़े ही रखे हैं ना, शुरू में भी पढ़ा था, दैट इज u²/2g। ध्यान है वर्टिकल है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका ना, वर्टिकल कंपोनेंट आप ले लोगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपने ले लिया, दैट इज 140 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। आप 9.8 भी नहीं लोगे तब भी चल जाएगा, 10 लेते तब भी चल जाता लेकिन ये है तो ये हम लिख सकते हैं 196 14 का स्क्वायर और ये हो गया 20 यहाँ पे और ये हो गया 2 और ये हो गया 9.8 और यहाँ से एक 0 ये कर दिया तो ये 19 2 से 196 कट गया और ये हो गया 100। आप 10 से भी लेते तब भी आ जाता और इसी के क्लोज आता 980 के आसपास। तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, ये कैलकुलेशन इजी था। ये भी बहुत ही बेसिक आपको आता है तो ये भी 10 सेकंड में ये सॉल्व हो जाता। राइट गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अब तक फर्स्ट पार्ट में भी देखा और इस पार्ट में भी देखा। सिर्फ एक कैलकुलेशन थोड़ा सा था हमारे किस में, जब वो डायपोल में जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था वो, और थोड़ा सा टिपिकल आपका वो जो था नॉर्थ ईस्ट वाला जो डायरेक्शन आ रहा था थोड़ा सा, तो वो भी टफ नहीं था। राइट गाइस, अब तक तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहे हैं हम लोग को, ठीक है। और अगर आपने बेसिक्स अच्छे से किया होता तो इतनी प्रॉब्लम अब तक तो नहीं होती। यस, आंसर हमारा ये ठीक है, दैट इज 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है हमारा 10 वोल्ट 60 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer whose primary is connected to AC mains of 220 volt. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? ये भी बहुत ही सिंपल है। ये हमने पढ़ा है ट्रांसफार्मर, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मींस वोल्टेज क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ टर्न्स कम होंगे, यहाँ ज्यादा होंगे। ये सब बेसिक चीजें हम लोग ने ट्रांसफार्मर जब पढ़ा था तब देख लिया। बिकॉज आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जो पावर आप इनपुट में दे रहे हो वही पावर आपको आउटपुट में मिलेगी, मतलब पावर कहीं लॉस नहीं हो रही है ना। जो है एडी लॉस हम लोग ने देखा था ना, हीटिंग एडी लॉस होता है, बहुत सारे लॉसेस और भी होते हैं, हीटिंग लॉस, एडी लॉस। लेकिन हमने आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ा है तो इसमें पावर क्या रहता है, जो इनपुट पावर होता है वही क्या होता है, आउटपुट पावर होता है। राइट, तो पावर आपको पता है, यही तो होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई। तो AC है तो आप कंफ्यूज मत होना है इसमें, क्योंकि पावर AC का दूसरा होता है ना, VRMS IRMS cos फाई होता है, पावर फैक्टर आता है। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि यहाँ पे AC दिख रहा है, थोड़ा डिटेल बता रहे हैं आपको, क्योंकि अब AC आप कहोगे कि DC का पावर होता है ना सर VI,
तो एसी का भी पावर फैक्टर क्या होता है, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। लेकिन आपने ध्यान में रखना है ये V इंटू आई है, ठीक है। अगर एसी होगा तो ये क्या होगा, पावर फैक्टर 0 होगा, सिर्फ रेजिस्टिव होगा, ठीक है। तो हम यहाँ VRMS और IRMS लिखते हैं, ठीक है। और ये जो अगर डेटा गिवन नहीं होता है तो हम उसे RMS मान लेते हैं, ठीक है। अगर वहां एम्फेसाइज नहीं किया गया है क्वेश्चन में तो हम इसे RMS मान सकते हैं। ये जनरल चीजें आपको मैंने बताया, एसी भी थोड़ा लिंक किया है इसमें, ठीक है। तो VI होता है तो आप इसमें बहुत ही सिंपल चीज है, दैट इज VP, ये हो गया IP जो प्राइमरी वाइंडिंग में है, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। ये फॉर्मूला हो गया और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। लेकिन आपका करंट जो है रिवर्सिबल, यानी अगर एन से लेंगे तो आप NP अपॉन क्या लिखते हैं, NS, ठीक है। और यहां लिखेंगे VP अपॉन VS। लेकिन आई की जब बात करेंगे तो वो रिवर्स हो जाता है, क्यों? क्योंकि जहां वोल्टेज ज्यादा होगा वहां करंट कम होगा, क्योंकि VI कांस्टेंट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इतना कुछ डिटेल मैंने बताया, लेकिन ये क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल था। IP इसको हम पूरा कर लेते हैं, इसको IS अपॉन क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे IP, बिकॉज इनवर्सली ये होता है। ये हम लोग ने फॉर्मूला ट्रांसफार्मर में पढ़ा हुआ था, ठीक है। कुछ एसी की भी बातें हो गई, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया। तो यहाँ RMS होना चाहिए वैल्यू, नहीं वो RMS क्या है, दैट इज द डिफरेंट पार्ट, ठीक है। जब हम लोग एसी पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। फिलहाल अगर ये क्वेश्चन था, पावर हमारा कांस्टेंट है, तो आउटपुट पावर क्या हो गया हमारा 60 वॉट है। तो इनपुट पावर भी क्या होगा, इनपुट में हमारा वोल्टेज कितना दे रखा है 220, राइट। ये इनपुट में 220 है, तो यहाँ करंट रेटेड भी आई होगी, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस पावर। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 60 डिवाइडेड बाई 220, यही तो होगा। ये आप काट दो, ये 2 3 2 11, तो हो जाएगा 3/11, ठीक है। इसको आप देखोगे तो 0.2 80 हुआ तो 77 हो जाएगा, इतना एम्पियर होगा। ये बहुत ही सिंपल था ना। पावर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो पावर जब आपका सेकेंडरी में दे रखा है, जहां पे लैंप लगा हुआ है, तो प्राइमरी में उसकी जब करंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा है तो करंट तो कम होगी, ठीक है। तो ठीक है, ये 0.27 आंसर है। ये भी 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। ये भी आप आराम से, अगर बेसिक चीजें आपको पता होगी, पावर कांस्टेंट है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 10 सेकेंड में हो जाता है, राइट गाइस। मिटाते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 0.27 ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। Let a wire be suspended from the ceiling, rigid support, and stretched by a weight W attached at its free end. The longitudinal stress at any point of a cross section area A of the wire is ये भी बहुत ही सिंपल है। अब ये देखो, ये है, इससे ये मास कनेक्ट कर दिया गया। अगर ये मासलेस है जिससे ये कनेक्ट किया गया है ना, अगर इसके अंदर मास होता दैट वो डिफरेंट प्रॉब्लम पड़ जाता, क्योंकि हर पॉइंट पे स्ट्रेस क्या हो जाता, डिफरेंट हो जाता। क्यों? क्योंकि वेट जो फोर्स है हर पॉइंट पे अलग अलग होने लगता है। क्यों? अपने मास के कारण हर पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स अलग लगता, तो स्ट्रेस हर पॉइंट पे चेंज हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, सिंपली W अटैच कर रखा है, इसका मास दे नहीं रखा है ना। स्ट्रेच बाय अ वेट इसका दे रखा है सिर्फ W। तो स्ट्रेस पूछ रहा है ये लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, और स्ट्रेस का फॉर्मूला तो क्या है आपको पता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। यही तो है जो प्रेशर का होता है, राइट। ये इंटरनल फोर्स होता है स्ट्रेस, दैट इज। हम लोग स्ट्रेस हम लोग पढ़ते थे, स्ट्रेस कहाँ पढ़ते थे हम लोग, जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते थे और जो सॉलिड को पार्ट को पढ़ रहे होते हैं, जहाँ इलास्टिसिटी देख रहे हैं वहां तो पढ़ रहे होते हैं ना, स्ट्रेस स्ट्रेन इस तरह की बातें। तो ये फोर्स है, यहाँ फोर्स जो आ रहा है W है, ये इसमें क्या था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, और ये हमारा स्ट्रेस हो गया जो कि ये होगा, राइट। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या है, यस W/A। ये भी बहुत ही सिंपल था, मतलब बेसिक। अब तक हम लोग ने जो क्वेश्चंस किया है बहुत ही बेसिक से स्टिक है। अगर आप बेसिक्स अच्छे से पढ़े हैं फिजिक्स में, अब तक जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं,
बहुत ही बेसिक है, पता नहीं आगे भी ऐसे ही हो, वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल भी बहुत जो क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही बेसिक से स्टिक है, कोई घुमावदार नहीं अभी क्वेश्चन आया है। एक्सपेक्ट जो थोड़ा सा वो फुटबॉल वाला जो था प्रॉब्लम, जहाँ डायरेक्शन चेंज हुई थी, वो थोड़ा सा था, लेकिन आप वहां पे अगर ये बेसिक्स लॉ पे आप देखे होते, फोर्स एक्सलेशन प्रोड्यूस करता और एक्सलेशन कितना डेवलप हुआ है, तो आप वो भी क्वेश्चन कर लेते। एनीवे आगे चलते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को। ठीक है, करेक्ट आंसर है, हम इसे हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट वेव ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium. What is the critical angle for this medium? Critical angle, अगर आपने पढ़ा है, लाइट जब पढ़ते हैं तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन आपने देखो पढ़ा है तो ये देखो कुछ इस तरह जाता था ना, डेंसर मीडियम से लाइट जाती है, ये डेंसर मीडियम है और ये एयर मीडियम, तो और ये देखो ये 90 डिग्री हो गई। इस एंगल से अगर ज्यादा से जाएगी तो क्या होगा, ये इसी में मुड़ जाएगी। तो ये हमारा जो एंगल होता है यही तो एक क्रिटिकल एंगल सी से हम लोग लिखते हैं, अगर आपको याद है तो। और अगर क्रिटिकल एंगल याद है तो आपको साइन सी पता है, दैट इज साइन सी इक्वल टू क्या होता है 1/μ। मान लिया नहीं याद है, आप क्या करोगे, पर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, ठीक है। एक तो बहुत ही सिंपल है कि याद करना साइन सी 1/μ। अब किसी को कंफ्यूजन हो गया यार 1/μ था कि म्यू था तो साइन सी, तो साइन सी म्यू तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, और साइन की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकती। म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो 1/μ इज ऑलवेज लेस देन 1, देन साइन सी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब म्यू क्या होता है, अब अनदर क्वेश्चन। तो म्यू तो आपको पता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, नॉर्मल केस है ना। किसी भी, जैसे यहाँ पे ग्लास है, ये आपका एयर है, तो म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यहाँ मीडियम में एम ले लिया, तो एयर में जो वेलोसिटी आप दे रखो कितनी है, ठीक है, एयर में दे रखी है, वेलोसिटी आप निकाल लो, है ना, x t1, ठीक है, x क्या है t1 है, तो वेलोसिटी क्या हो गई x/t1, और मीडियम में क्या दे रखी है 10x इन टाइम t2, तो 10x टाइम t2, तो आप म्यू की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज x कैंसिल हो गया, आपका t2 हो गया ऊपर, और ये हो गया 10t1, ठीक है। और इसको यहाँ पे आपने रख दिया, म्यू की वैल्यू रख दी, तो क्या हो जाएगा 10t1 ऊपर चला जाएगा और t2 नीचे आ जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल ली, दैट इज c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10t1 डिवाइडेड बाई t2। सिंपल था, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपको याद रखना था कि जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या होता है, दैट इज द क्रिटिकल एंगल है, ये तो क्रिटिकल, नहीं तो इससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है, और ये भी बहुत ही बेसिक था। अगर आपको ये क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन आपको क्लियर हो, ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आपकी क्लियर हैं तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो दूसरा और भी बहुत सारे है ना, कि μ1 आप जिस मीडियम में लेते हैं ना एंगल, ये भी आपने पढ़ा है, दैट इज अगर यहाँ का मीडियम का m ले लो, तो यहाँ पे जो एंगल होता है साइन सी ले सकते हैं, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, मीडियम म्यू एयर ले लो, और यहाँ पे साइन 90 हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्लियर हो, साइन 91 हो गया, तो साइन सी यहाँ से आप देखो क्या हो जाएगा, दैट इज साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए अपॉन म्यू एम, और म्यू एम अपॉन म्यू ए क्या होता है, म्यू हो जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या देते हैं ना, म्यू एम अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन म्यू। ऐसे भी आप सोच सकते थे, ये जो बेसिक होता है ना, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट एयर के रिस्पेक्ट में निकालो और उसका एंगल ले लो, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा, यानी म्यू साइन आई, या जो भी एंगल वहां बन रहा हो, ये हर जहां भी लाइट जा रही हो वहां पे हमेशा कांस्टेंट होता है। बेसिक चीजें हम लोग लाइट में पढ़ते हैं, राइट। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इसे भी हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
आंसर देख लें, यस इट इज राइट। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज, हाँ ये थोड़ा सा आपका कह सकते हो, थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए दे रखा होगा, क्योंकि आप हमेशा सेंट्रीपिटली फोर्स पढ़ते हो ना सेंटर की ओर, लाइक दैट। तो इसमें हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आप ध्यान से, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, राइट? इसमें क्या पूछ रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो? ऐसे घुमाते हो ना, मान लीजिए इस डायरेक्शन में घूम रही तो आप ऐसे करते हो, थंब क्या देता है? जिस प्लेन में घूम रही है उससे क्या होगा? 90 डिग्री होगा, है ना उसकी डायरेक्शन, जो ओमेगा की डायरेक्शन होती है। तो ये भी था। इवन हम लोग उसे क्या पढ़ते हैं, अगर आप देखो ओमेगा क्या हम लोग पढ़ते हैं, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है ना, और डी थीटा का डायरेक्शन क्या होता है? उसी तरह जिस एंगल में हम लेते हैं, डी थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी स्मॉल एंगल हमारा क्या होता है? वेक्टर होता है, लेकिन जो क्या बड़ा होता है वो हमारा वेक्टर एंगल नहीं होता। तो ये सब चीज जब हम लोग ओमेगा जब निकाल लेते, ओमेगा पढ़ रहे थे, वहां देखा था, राइट? तो ये हो गया। और चेंज इन ओमेगा विल गिव एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। चेंज निकालोगे मतलब अलॉन्ग एक्सिस होगा, इट डिपेंड अपॉन इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन, जो एंगुलर एक्सेलरेशन की उस पर डिपेंड करेगा, राइट? उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन देखें आप, ये अगर इस तरह घूम रहा है, इसको अब इस तरह ये घूम रहा है, तो अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके, तो इनवर्ड होगी ना, बोर्ड पे अंदर, ये स्क्रीन के अंदर होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है? तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये इसकी तो हो ही नहीं सकती। ये जो बात कह रहा है ये तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस के अलोंग द टैंजेंट हो ही नहीं सकता, तो वेलोसिटी डायरेक्शन है। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस इट इज। अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द, नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। तो एक ही है, दैट इज द थर्ड ऑप्शन, है ना, जो अभी हम लोग ने देखा है। देखते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं। यस इट इज करेक्ट। तो ये भी सिंपल था, थोड़ा सा घुमाव था यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है? तो इस बात का आपने वहां पे ध्यान देना था। हाँ, ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था, इसे हम मान सकते हैं कि अब तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने फर्स्ट पार्ट से अब तक ये किए, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है? आप अगर कॉन्शियस होते, पेशेंस होते और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तभी ये जो छोटे छोटे घुमाव के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी आप उस पर 100% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है? एनीवे 100% तो नहीं, हम ये मान के चलते हैं, परफेक्ट होना भी इतना वो नहीं है। हाँ, अगर 50 क्वेश्चन है, आप 49 सही करो, 48 सही करो, परफेक्शन नॉट नीडेड, ओके? एनीवे हम आगे बढ़ते हैं, इस पर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। An AC source is connected to the capacitor C due to decrease in its operating frequency. AC source is connected to capacitor C, ठीक है, due to decrease in its operating frequency. Displacement current decreases, displacement current increases, यहाँ पे decreases. Captive reactance remain constant, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस। अब ये भी अगर आप देखो, ये हमारा जो कैपेसिटर था, और इसको हम लोग सपोज कर लो ये एसी से जो कनेक्ट किए हैं, तो आपने अगर यहां की बात करो, देखो बातें क्या क्या कर रहा है, रिएक्टेंस की बातें कर रहा है, तो रिएक्टेंस ही देख लेते हैं। तो एक्सी हम लोग ने क्या पढ़ा था, 1/ωc, और ओमेगा क्या होता है, दैट इज 1/2πfc। यही तो हमारा रिएक्टेंस होता है कैपेसिटर का। अब आप कह रहा है कि डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। नहीं, एफ यहां पे देखो ये डिक्रीज हो रहा है, एफ डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सी क्या होगा, रिएक्टेंस विल इंक्रीज। ये हम लोग ने निकाल लिया, दैट इज एक्सी विल इंक्रीज। तो सिंपल है, अगर ये वोल्टेज वी है, सिंपल अगर हम लोग
ज्यादा उसकी बात करें, इम्पिडेंस और ये सब चीजें बात नहीं करें, सिंपल अगर करंट की बात करें तो क्या लिखेंगे, V अपॉन आर, आर की जगह हम यहाँ पे XC लिख लेते हैं, और क्या करेंगे। अब XC देखो यहां बढ़ेगा तो I क्या होगा, कम होना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक थॉट हो गया। I हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट तो I हमारा डिक्रीज होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से आ गया, अब यहां पे अगर ये फ्लो है तो डिस्प्लेसमेंट और कंडक्टिव करंट दोनों सेम ही होगा ना यार, यहां से निकल रहा है तो, ठीक है। ये हम लोग ने वहां पढ़ा था, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट विल क्रिएट डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज द डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो यहां पे वो रहने दें, लेकिन आप सिंपल कंडक्टिव और डिस्प्लेसमेंट करंट दोगे, दोनों सेम ही होगा। एंड दैट्स वाई, क्योंकि जो कंडक्टिव करंट है यहां तभी तो जाएगी, पर कंडक्टिव कंटिन्यूटी तो मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये ऑब्वियस है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। बाकी देखो कैपिटल रिएक्टेंस कांस्टेंट तो होगा नहीं, क्योंकि इंक्रीज करेगा, कैपिटल रिएक्टेंस डिक्रीज तो करेगा नहीं, क्यों, फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज नहीं डिक्रीज करे, एक ही आंसर है, आंसर 2। इसको हम लोग देखते हैं कि है कि नहीं सही। यस, इट इज करेक्ट। ये भी था, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट करंट दे के आपको घुमा दिया था और कुछ नहीं। लेकिन आप जब डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पढ़े होंगे तो वहां पे बताया ना, कंडक्टिव और डिस्प्लेसमेंट एक ही होने चाहिए, क्योंकि बीच में वैकेंट नहीं होना चाहिए, जो हम लोग ने वहां पे देखा था पढ़ते समय। हाँ, वहां डिटेल हम लोग ने देखा था। एनीवे, यहां तक ये रहा, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, जो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मे बी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट जब आप पढ़े होगे तो उसके कॉन्सेप्ट में कंडक्टिव करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बिकॉज सेम होते हैं, वो आपने देखा होगा, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट को जब आपने पढ़ा होगा तो ये फिर वहां लिंक कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट गाइस। तो इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। A full wave rectifier circuit consists of two PN junction diode, a central tapped transformer, capacitor, and load resistance. Which of these components remove the AC ripple from the rectified output? ये भी जो हम फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर जो पढ़े थे, अगर आपको वहां पे यही पढ़ाया था, रिपल फैक्टर, रिपल क्या होता है, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। जो रिपल को देखे, ये देखो इस तरह आता था, और ये जो रिपल जो आ रहे हैं इसको कम करने के लिए लाइन स्ट्रेट हो जाती थी। तो इसमें क्या था, कैपेसिटर तो लगाते थे, सिंपल याद करने का और बेसिक चीजें है ना। परफेक्ट डीसी में आप लोग कन्वर्ट, क्योंकि जब हम कैपेसिटर लगाते तो इस दौरान जो देखो ये डाउन हो रहा है तो चार्ज होके करंट दे देता है, ठीक है। फिर ये चार्ज होता है, फिर जब ये डाउन होता है तो फिर चार्जिंग कर देता है, डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज। तो इस तरह एक इसकी रिपल को, ये जो आपकी रिपल आ रही है ना नीचे, इसको ये कम करता है, रिपल फैक्टर जो है ना। तो यही तो हमारा रिपल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। कंपोनेंट रिमूव द रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड, तो कैपेसिटर ही तो था, जो चार्ज डिस्चार्ज डिस्चार्ज, जो ये डाउन हो रही है करंट, इसको मेंटेन करने के सीधी लाइन बना लेता है। ये भी बहुत ही सिंपल था, राइट। आंसर देखते हैं, ये कैपेसिटर है, ये तो सिंपल है। अगर जरा सा भी आपने फुल वेव रेक्टिफायर में ये चीजें देखी होंगी तो ये देखते ही आप टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। तो ये भी 5 सेकंड का प्रॉब्लम था, अगर आपको याद है, और याद क्या, ये तो बहुत ही बेसिक है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। द अमाउंट ऑफ एनर्जी to form a soap bubble of radius 2 centimeter from a soap solution is nearly surface tension, देखो दे रखा है, यूनिट आप देख लो, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दे रखा है रेडियस, बाकी ये ठीक है एमकेएस में रखा है। तो अब आप देखो ये हमारा बबल है, तो ये पूछ रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से निकाल लो, तो वही तो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, इस बबल को फॉर्म करने के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी ये बेसिक है, टेंशन का फॉर्मूला आपने देखा था, दैट इज टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है,
u बाई टी ऐसे लिखते, u बाई ए लिखते थे ना, और ए यहाँ क्या है, क्या कहते हैं, वर्क डन है ना, उसको u कर लो आप वर्क डन की जगह, और ये a ले लो तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो पोटेंशियल एनर्जी तो पूछ रहा है, और a क्या है इंपॉर्टेंट चीज, a यहाँ पे क्या है, फ्री है ना, फ्री एरिया, सरफेस एरिया है ये, यानी एयर से जितने सरफेस टच होंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि ट्रांसफर टेंशन का उन्होंने डिफाइन दो तरीके से किए थे, अगर याद है आप, तो टी इक्वल टू क्या लिखे थे, एफ बाई एल, एक ये लिखा था, और एक टी इस तरह उन्होंने डिफाइन किया था, वर्क डन पर यूनिट एरिया, बट एरिया शुड बी फ्री, यानी एयर के कॉन्ट्रैक्ट में जो एरिया होगा वो दोनों एरिया ले लेंगे। इन दिस केस यहाँ पे क्या कह रहा है, बबल है, ये बबल है तो इसके दो होंगे ना, ये अंदर भी है और बाहर भी है, तो ये जो सरफेस एरिया है इसको हमें डबल करना पड़ेगा यू निकालने के लिए। तो यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी इंटू ए, पर ए हमने ध्यान देना है 2 टाइम्स होना चाहिए, तो टी आपने लिख लिया कितना, 0.03, ये हमारा टेंशन हो गया, और एरिया लिखने के लिए पहले ही 2 लिख लेते हैं, और सरफेस एरिया क्या होता है यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एक बार, टी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा, तो 2 लिख लिया, यहाँ 4 लिख लिया, ये पाई लिख लिया, ठीक है, और आर स्क्वायर पे ध्यान देना है, 2 सेंटीमीटर है तो इसको पहले 2 2 4 कर लेते हैं, और 10 टू द पावर -4 कर लेते हैं, राइट, -2 है तो 4 है। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखते हैं, दैट इज 4 4 16, 16 2 32, और 32 इंटू 3, ये लिख लेते हैं 32 इंटू 3, राइट, ये हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, इंटू पाई अलग कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ 10 टू द पावर -2 आ गया, और यहाँ पे 10 टू द पावर -4 आ गया, राइट, ये इसको और थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 6, 3 3 9 इंटू पाई, और ये लिख लेते हैं 10 टू द पावर -6, पाई क्या है हमारा 3 है, तो इसको हम 100 कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं 300, ठीक है, पाई 3.1 है, 96 को 100 कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आ गया हमारा क्या एनर्जी, 3 इंटू 10 टू द पावर -4, ये होगा ना सेकंड वाला, देखो आप इसी के पास है, तो कैलकुलेशन 96, इसको 100 कर लिया, पाई को 3 कर लिया, कितना का एरर होगा, क्योंकि आप देखो ऑप्शन तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, हाँ ये 5 1 और 2 में थे, लेकिन ये इतना सा अंतर है तो उसका मल्टीप्लीकेशन इसी के क्लोज होगा ना 3 के, तो आंसर हमारा 3 है। तो ये अब उसको मल्टीप्लाई करके अब देखने नहीं लग जाए, है ना, दैट इज द टाइम सेविंग हो जाता है। एनीवे आंसर हम लोग देखते हैं, करेक्ट है, यस इट इज करेक्ट, राइट। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन कैलकुलेशन को भी आप अगर लॉजिकली और स्मार्टली सॉल्व करोगे तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ यहाँ कंफ्यूज होते थे, देखो हमने बता दिया 100 मान लो, इसको 3 मान लो, ठीक है। अगर बहुत ही क्लोज आता तो 3.14 लिखते हैं, पाई को हमने 3 ले लिया, इसको क्या कर दिया 100 कर दिया, तो इतना हो गया, तो 3 इंटू ये आ गया, दैट विल बी कैलकुलेशन हमारी इजी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटाते हैं। A wire carrying a current I along positive x-axis has length L. It kept in magnetic field B equal this Tesla. यहाँ टेस्ला यानी MKS है। The magnitude of the magnetic force acting on wire. करंट कैरिंग वायर जो है किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना। तो और ये पूछ रहा है, ये भी बहुत ही सिंपल था जो हम लोग पढ़ते हैं ना, करंट कैरिंग वायर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, और उसको अगर विदाउट मैग्नीट्यूड याद करते हैं, विदाउट डायरेक्शन याद करते हैं तो बिल साइन थीटा कहते हैं। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड के साथ याद करते हैं, जैसे ये है हमारा क्या कहते हैं वायर, तो आई डीएल क्रॉस बी लिखते हैं, राइट। ये तो हम लोग पढ़ते हैं, अगर नहीं होता है तो हम लोग ऐसे याद करते हैं ना, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा जिसे कहते हैं, ठीक है। अब डीएल ले लो आप, डीएल क्या एक्स हो गया ना, एल आई ले लो, और ये हो गया हमारा बी, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट आप देख लो, ठीक है। वो बकायदे आप क्रॉस प्रोडक्ट जो आप करते हो वैसे निकालो। एक तो तरीका ये रहा,
ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो गया आपका? दूसरा तरीका है लॉजिकली करना। अब एक्स एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड को आप 3 पार्ट में देख रहे हो। जो एक्स के अलोंग है तो इससे तो कोई फोर्स लगना नहीं है, जो 2i है ना, इसी डायरेक्शन में L है, तो ये जो 2 कंपोनेंट है ये तो कोई अपना इफेक्ट देना नहीं है इसको। ठीक है, अब बच गया J और K का कंपोनेंट। ठीक है, जो J है वो देगा, और हमारा वायर किस डायरेक्शन में रखा है? I के डायरेक्शन में। अब I क्रॉस J का डायरेक्शन नहीं देखना है, ये बात पक्की होगी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, ये बात पक्की हो गई। I क्रॉस J करेंगे तो इसके 90 डिग्री नहीं K के डायरेक्शन में आएगा मैग्नीट्यूड, और लेंथ L है तो ये क्या हो जाएगा? 3L। ठीक है, एक फोर्स क्या लगेगा? 3L, और दूसरा K है तो I K करेंगे तो J के डायरेक्शन में आएगा, 90 डिग्री है ना, तो दोनों फोर्स 90 डिग्री पे लग गए। वो कितना हो जाएगा आपका? ये भी 4 है तो ये भी मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो ये 4L हो जाएगा। इसका स्क्वायर करके हमने क्या करना है? ऐड कर देना है। मतलब अगर लॉजिकली सॉल्व करो, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो वायर है एक्स के अलोंग है तो इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो एक्स के अलोंग जो भी मैग्नेटिक फील्ड 2 जैसी यहां लग रही वो तो इस पे अफेक्ट देगी नहीं, क्योंकि वो फोर्स 0 होगा। फोर्स सिर्फ 3 और 4 की वजह से होगा, दोनों क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और फोर्स क्या होता है? BIL, क्योंकि साइन थीटा क्या हो गया यहाँ पे? 90 डिग्री। तो B आपका कितना हो गया? 3IL है ही है। ठीक है, तो ये फोर्स लगेगा, IL ले लो आप, I भी आ जाएगा यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तरीके से हो जाएगा 5IL, तो 3 और 4 तो आपका फेमस है। तो ये तो क्वेश्चन अगर आप लॉजिक से करते तो आसानी से हो जाता। क्यों आप आज सोचते क्यों? ये अनदर पॉइंट है, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में एल को बैठा रखा है तो लॉजिक हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें आई क्रॉस वाला लिख के इस तरह जाके ए क्रॉस बी की जरूरत नहीं पड़ती। आई जे के लिखो, फिर एल की डायरेक्शन लिखो, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड लिखो, एल लिखो, ये 0 0 फिर 2 फिर 3 -4, फिर इसको सॉल्व करो, यू गेट इन आंसर आई और जे आएगा, है ना, समथिंग, फिर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, देन विल गेट द सेम थिंग। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, आप करके देखना, यही आता। राइट गाइस, तो हम आंसर देखते हैं इसका। करेक्ट, सही है, और इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।